नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम जूनियर असिस्टेंट की प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह आज का 8वां वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी चैनल पर 7 वीडियो उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, द बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे कि हम आपको बेटर टू बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी 2025 किन दो देशों के मध्य खेली गई है? भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत इंग्लैंड, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी 2025 की बात की जा रही है, किन दो देशों के मध्य खेली गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भारत और इंग्लैंड के मध्य ये टेस्ट सीरीज खेली गई है। बात करते हैं तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी 2025 के बारे में कि ये किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके क्रिकेट खेल से आपकी ये सीरीज संबंधित है। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी जो खेली जाती है वो टेस्ट फॉर्मेट की आपकी सीरीज है। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका कौन सा एडिशन आपका 2025 में खेला गया है? तो एडिशन इसकी शुरुआत ही की गई है, इसलिए ये आपके लिए कंपलसरी है याद करना। एडिशन नंबर 1 का आयोजन किया गया है 2025 में। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आयोजन किया गया है आपके इंग्लैंड में। इस जो टेस्ट सीरीज खेली गई है उसका रिजल्ट क्या रहा है, ये भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इस टेस्ट सीरीज का जो रिजल्ट रहा है वो सीरीज ड्रॉ रही है, क्योंकि इसके अंतर्गत टोटल मैच कितने खेले गए थे? तो 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, जिसमें आपके 2 इंडिया ने मैच विन किए थे, वहीं 2 आपके इंग्लैंड ने विन किए थे। तो इसके अंतर्गत एक मैच रहा था आपका ड्रॉ, इसलिए आपकी टेस्ट सीरीज क्या रही थी? आपकी ड्रॉ रही थी। बात करते हैं कि प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया था। तो प्लेयर ऑफ सीरीज चुना गया है आपके भारतीय कैप्टन को, और भारतीय के कैप्टन टेस्ट फॉर्मेट में कौन है? तो वो हैं आपके शुभमन गिल। इनको नाम लर्न करना आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि इन्हें टेस्ट फॉर्मेट का कैप्टन बनाया गया है इंडिया का। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड का कैप्टन कौन है उनको भी आपको लर्न करना है। तो इंग्लैंड का कैप्टन है आपका वेन स्टोक, जबकि आपका भारत का कैप्टन कौन है? शुभमन गिल आपके इंडिया के कैप्टन हैं। टेस्ट फॉर्मेट के हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत और इंग्लैंड के मध्य खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज है आपकी सचिन तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी 2025। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 3rd, 4th, 5th, 6th या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की बात की जा रही है, और उसमें भी आपका पूछा गया है कि भारत की कौन सी रैंक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत की। उसके अंतर्गत आपकी कौन सी रैंक आई है? 3rd रैंक इसकी आई है। अब बात कर लेते हैं इसके आयोजन की, कि अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन आपका कहाँ पर किया गया है, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछकर आपके कथन से क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो इसका आयोजन आपके एथेंस में किया गया है। ये चीज़ आपके लिए लर्न करने वाली है, और एथेंस आपका कहाँ पर है? तो वो आपका ग्रीस में है। बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत कि टोटल जो एडिशन है इसका कौन सा खेला गया है। तो एडिशन नंबर खेला गया है आपका 31। बात करते हैं भारत के मेडल की, कि भारत ने टोटल इसके अंतर्गत कितने मेडल जीते हैं। तो टोटल भारत ने 9 मेडल जीते हैं, जिसमें आपके 4 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर है, और आपका 1 ब्रॉन्ज मेडल है। अगर हम बात करते हैं कि सर इसकी जो प्रथम रैंक आई है वो किसकी आई है, तो ध्यान रखिएगा, यूएसए को आपकी प्रथम रैंक प्रदान की गई है, वहीं आपके उज्बेकिस्तान को आपकी 2nd रैंक प्रदान की गई है, और 3rd रैंक किसकी है? तो वो है आपके इंडिया की। इंडिया आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। बात करते हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 17 की शुरुआत कब की गई थी इसकी खेल की। तो इससे खेल की शुरुआत की गई है आपके 1975 में। क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत की रैंक कौन सी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3rd रैंक है भारत की।
प्रथम बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 के आयोजन की बात की जा रही है। इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1 नई दिल्ली। अब बात करते हैं कि इसकी जो बिम्स्टेक है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो बिम्स्टेक की स्थापना की गई है आपके 6 जून को। ये चीज़ आपके लिए कंपलसरी है लर्न करना, 1997 ईस्वी में। हेडक्वार्टर इसका अक्सर करके आपसे पूछ लिया जाता है, यूपी SSSC अक्सर करके पूछती है। तो इसका हेडक्वार्टर है आपके ढाका में है, यानी बांग्लादेश में है। टोटल मेंबर इसके अंतर्गत कितने हैं बिम्स्टेक के? तो टोटल मेंबर है आपके 7 हैं। और 2025 में इसका अध्यक्षता कौन कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि अध्यक्ष कौन है? तो वो है आपका बांग्लादेश। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आयोजन किया गया है आपकी भारत की राजधानी दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया है कि कौन से राज्य में आपका स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये उड़ीसा राज्य में आपका स्थित है। बात करते हैं उड़ीसा राज्य के कौन से जिले में ये स्थित है, क्योंकि जिला अक्सर करके आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वारगढ़ जिले में आपका स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में कि उड़ीसा की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है। तो उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जा चुका है। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। INS हिमगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17B, प्रोजेक्ट 17C, प्रोजेक्ट 17D या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए INS हिमगिरी की बात की जा रही है कि ये किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपका बनाया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत इसको बनाया गया है। अब बात करते हैं ये बनाया किसने, अर्थात आपका निर्माणकर्ता का नाम अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन है, तो उसको आपको लर्न करना कंपलसरी है। तो ध्यान रखना है, इसका कंपनी का नाम गार्डन रीच शिपयार्ड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपका किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इसे किसे सौंप दिया गया है। तो इंडियन नेवी को इसे सौंप दिया गया है, अर्थात इंडियन नेवी की और अच्छी पावर अब इसमें क्या होगी, इंक्रीज होगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, प्रोजेक्ट 17A। गबरी महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष कहाँ किया जाता है? मणिपुर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि गबरी महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष आपका कहाँ पे किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये प्रत्येक वर्ष राजस्थान राज्य में आपका आयोजन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के कौन से क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये क्षेत्र आपका इम्पोर्टेंट है, मेवाड़ क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गबरी महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है या किसके द्वारा मनाया जाता है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका भील जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। एक एक चीज़ आपकी जो बता रहे हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। गबरी महोत्सव के आयोजन के समय किनकी पूजा की जाती है आपकी? तो ध्यान रखिएगा, पूजा की जाती है माता गौरी की, अर्थात पार्वती जी की, और की जाती है इनके साथ में भगवान महादेव की। तो दोनों की इसके अंतर्गत आपकी पूजा की जाती है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान राज्य में गबरी महोत्सव प्रत्येक वर्ष आपका सेलिब्रेट किया जाता है। किनके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हाल ही में किस देश ने यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका
कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किस पर यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया है, उस देश का नाम आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया देश ने ऐसा किया है। एक वहाँ पर एक क्या विधेयक लाया गया है जिस पर आपका कब से इसे लागू कर दिया जाएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसे जो ऑस्ट्रेलियन सरकार है वो 10 दिसंबर 2025 से इसे लागू कर देगी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी छोटा सा बच्चा जो 16 साल से उम्र कम है वो यूट्यूब का ऑपरेट नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की। तो राजधानी यहाँ पे क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपकी कैनबरा है। ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है। और ये जो बिल लाया गया है वो किसके द्वारा, पीएम के द्वारा लाया गया। वहाँ के पीएम आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन है, तो पीएम है आपके एंटोनी अल्बनीज़। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है, क्योंकि अल्बनीज़ अक्सर करके ये इंडियन हितैषी है और इंडिया की ये अक्सर करके बात करते रहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किस राज्य ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में किस राज्य ने 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा की है? सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। अब बात करते हैं ऐसा क्या हुआ है जो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। तो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के फादर के नाम से जाने जाते हैं MS स्वामीनाथन। क्या नाम है? MS स्वामीनाथन का नाम लर्न करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट इनके बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो MS स्वामीनाथन का जो जन्म हुआ था वो हुआ है आपका 7 अगस्त 1925 ईस्वी को। और इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो इनका जन्म हुआ है आपके तमिलनाडु राज्य में। अब इनका जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ है, लेकिन इनके द्वारा 1966 और 67 के अंतर्गत भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग की थी। किसकी स्टार्टिंग की थी? आप ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग की थी, हरित क्रांति की स्टार्टिंग की थी। इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इंडियन एग्रीकल्चर फादर, यानी फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से इन्हें जाना जाता है। एक एक चीज़ इनके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। अब जिसको जो सेलिब्रेट करने का कारण है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि इनका 2024 में क्या हो गया है? निधन हो गया है। क्या हो गया है? 2024 में निधन हो गया। और 2024 में ही इन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से भी आपका सम्मानित किया गया है। ये चीज़ है जो आपके लिए कंपलसरी है याद करना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस रूप के मनाने में घोषणा की है। जुलाई 2025 में दिव्य दृष्टि अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दिव्य दृष्टि अभ्यास की बात की जा रही है। भारत के किस राज्य में ये आपका मनाया गया है, आयोजित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, सिक्किम राज्य में इसका आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं ये आयोजन किया किसके द्वारा गया, यानी वाई किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन आर्मी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अब इंडियन आर्मी के द्वारा जब इसका आयोजन किया गया दिव्य दृष्टि का, तो इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि एम भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये अभ्यास किया गया है। किस पर बेस्ड है? आपका AI आधारित आपकी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज करके इसका आयोजित किया गया था कि टेक्नोलॉजी कितनी कारगर साबित होगी। जुलाई 2025 में आयोजन किया गया है सिक्किम में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में संजय सिंघल को किस संस्था का महानिदेशक बनाया गया? ITBP, SSB, ICC, TCS या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे संजय सिंघल को, किसको? संजय सिंघल को किस संस्था का महानिदेशक आपका बनाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में इन्हें SSB संस्था का आपका नया महानिदेशक
बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपका देखिए लास्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी के, उसमें ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि संजय सिंघल को किसका महानिदेशक बनाया गया है। अब संजय सिंघल की हम बात करते हैं तो इसका कार्यकाल कब से कब तक रहने वाला है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो आपको लर्न करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की चांस ज़्यादा है, क्योंकि इनका कार्यकाल जो स्टार्ट होना है वो 1 सितंबर 2025 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। कब तक कार्यकाल चलने वाला है, तो इनका कार्यकाल चलने वाला है यहाँ पर 31 दिसंबर 2028 तक। जो 31 दिसंबर 2028 है, ये डेट आपको लर्न करनी कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। अदर बात करते हैं हम इसी के बारे में, तो क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है और भी चीज़ें इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं एसएसबी की। तो एसएसबी की स्थापना कब हुई है, तो एसएसबी की स्थापना हुई है आपकी 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को। ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर है आपका भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। ये किसके अंतर्गत कार्य करती है एसएसबी, तो ये अंतर्गत करती है आपके होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। एसएसबी का हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किया गया है संजय सिंघल को। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। दिव्या देशमुख, अंशुप्रिया, कृष्णा लक्ष्मी, विद्या मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि फिडे शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, दिव्या देशमुख आपकी जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अब बात करते हैं कि फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन आपका कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन बटूमी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, आपका बटूमी में इसका आयोजन किया गया। और बटूमी कहाँ है, तो वो आपका जॉर्जिया में है। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दिव्या देशमुख के बारे में। तो भारत की ये 4th ग्रैंड मास्टर है आपकी, क्या है, 4th ग्रैंड मास्टर आपकी बनी है महिलाओं में। किस में बनी है आपकी, महिलाओं में। ये चीज़ आपके लिए और ज़्यादा कंपलसरी है और इम्पोर्टेंट भी है। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके महाराष्ट्र राज्य से आपकी बिलोंग करती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, दिव्या देशमुख। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। बात कर रहे थे हम बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, किस राज्य में आपका ये स्थित है, तो सही आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 होगा, ये तमिलनाडु राज्य में आपका स्थित है। हाल ही में ये चर्चा में क्या आया था, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने ऐड किया है, आपका आर्ट्स एंड साइंस से आपका ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसकी धरोहर में जो इसे रखा गया है, कब रखा गया था, 1987 ईस्वी में इसको ऐड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। लेकिन वहाँ ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो करती है वो होती है आपकी यूनेस्को। तो यूनेस्को के द्वारा कहा गया है कि इसका जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, इस चीज़ के लिए ये चर्चा में आपका बना हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य ने हाल ही में सफाई कर्मचारी आयोग गठन करने की घोषणा की है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत के किस राज्य ने हाल ही में किसकी सफाई कर्मचारी आयोग को गठन करने की घोषणा की है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिहार राज्य ने इसकी घोषणा की है। बात करते हैं घोषणाकर्ता कौन है, तो बिहार राज्य के वर्तमान जो आपके सीएम है नीतीश कुमार जी के द्वारा इसकी घोषणा आपकी की गई है। टोटल मेंबर इसके अंतर्गत कितने रहने वाले हैं, तो टोटल मेंबर रहने वाले हैं आपके 7, जिसमें आपकी कंपलसरी कंडीशन कौन सी है, तो कंपलसरी कंडीशन है इसके अंतर्गत आपकी 1 फीमेल होना कंपलसरी है, प्लस 1 आपकी जो 3rd जेंडर है वो रहना कंपलसरी है इसके अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, बिहार की जो राजधानी है वो क्या है आपकी, पटना है। और भी ज़्यादा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि हाल ही में आपके जो इलेक्शन कमीशन है ECI है आपका, उसने वहाँ पर क्या किया है, आम चुनाव कराने की आपकी घोषणा की है, इलेक्शन 2025 करने की घोषणा की है।
कितने फेज़ में बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपके 2 फेज़ में इलेक्शन बिहार में हो रहे हैं। वो कब कब होंगे, तो पहला जो फेज़ होना है वो 6 नवंबर को होना है, दूसरा फेज़ आपको 11 नवंबर को होना है, और इसकी जो रिजल्ट डेट है वो 14 नवंबर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हाल ही में वर्तमान की अगर बात करते हैं आज तक की, तो वहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। अब 14 तारीख को कौन बदल जाए कुछ भी कह नहीं सकते। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय बाघ दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 अगस्त, 29 अगस्त, 29 जुलाई, 2 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपसे बात की जा रही है राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में, टाइगर डे के बारे में, कब सेलिब्रेट किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, प्रत्येक 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। अब ये चर्चा में क्यों आया था, क्योंकि क्यों क्वेश्चन हमने ऐड किया है वो भी समझ लीजिए। क्योंकि अभी बाघों की काउंटिंग की गई थी, क्या की गई थी, काउंटिंग की गई थी, जिसमें आपके भारत में टोटल संख्या कितनी है बाघों की ये बताया गया था। तो टोटल संख्या भी आपको याद रहनी चाहिए, 3,682 टोटल संख्या है भारत में किसकी, बाघ की। तो बात करते हैं कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो टाइगर स्टेट जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है आपका एमपी। तो सबसे ज़्यादा आपके एमपी में ही आपकी काउंटिंग है। दूसरा जो नंबर पर है वो आपका कर्नाटका है, और तीसरे नंबर पर आपका क्या है, उत्तराखंड है। ये चीज़ भी आपको याद करनी है। बात करते हैं राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में। 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। बाघों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टाइगर प्रोजेक्ट भी आपका चलाया गया था। तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी, ये क्वेश्चन 95% क्वेश्चन पूछने के चांस बनते हैं जब भी टाइगर से क्वेश्चन आता है। तो ये आपका 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, 11 जुलाई, 26 जुलाई, 29 जुलाई, 29 अगस्त। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस की कि प्रत्येक वर्ष हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा 2, प्रत्येक 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब कारगिल दिवस एक्चुअली में है क्या वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम कारगिल जो दिवस सेलिब्रेट करते हैं उसमें क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक कारगिल वॉर हुआ था। किसके मध्य में, भारत और पाकिस्तान के मध्य में कारगिल वॉर हुआ था। इस चीज़ को आपको याद रखना है, जिसमें विजय किसकी हुई थी, तो भारत की विजय हुई थी, हार हुई थी आपके पाकिस्तान के। तो ये जब वॉर हुआ था वो कब हुआ था आपका, तो ध्यान रखना है 1999 ईस्वी में दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। उसी को हमने जीता था, उसकी याद में हम प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, वो भी आपके इम्पोर्टेंट है। तो 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं हम प्रत्येक 11 जुलाई को। 29 जुलाई को हम वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं। ये चीज़ भी आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्या करते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं आपके 29 अगस्त को। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2। हाल ही में अजय सेठ को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है, एसएसबी, IRDAI, SSC, SBI या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में अजय सेठ को किस संस्था का अध्यक्ष आपका बनाया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, IRDAI का हाल ही में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात करते हैं IRDA के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1999 ईस्वी में। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद में इसका हेड क्वार्टर है। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये किसके मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आपके कार्य करती है। एक एक चीज़ आपके लिए जो
इम्पोर्टेंट है, आपके एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है, जिससे कि अगर आपके कथन के बारे में भी क्वेश्चन पूछे तो वो आपका गलत ना हो। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। आपकी फाउंडेड यानी स्थापना हुई है 1999 ईस्वी में। हाल ही में अजय सेठ को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है कि किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया है। अब इसकी जो केयर टेकर होगी वो कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। केयर टेकर का नाम लर्न करना कंपलसरी है, तो वो है आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो सही आंसर क्या है? इसको प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश में। लॉन्च करता कौन थे, या फिर कह सकते हैं कि किनके द्वारा ये लॉन्च की गई है? तो लॉन्च की गई थी आपके सीएम योगी जी के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 243I, अनुच्छेद 243 का के, अनुच्छेद 315 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या बात की गई है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य चुनाव आयोग की बात की गई है, या क्या प्रावधान आपका किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान आपका किया गया है। राज्य चुनाव आयोग की जो प्रावधान है उसकी स्थापना कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल जी के द्वारा आपकी की जाती है। एक एक करके अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं जो दे रखे हैं। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके राष्ट्रीय वित्तीय आयोग से है। किससे है? राष्ट्रीय वित्त आयोग का संबंध है आपके आर्टिकल नंबर 280 से। 243 के आय की बात करते हैं तो ये आपके राज्य वित्त आयोग का संबंध है आपका यहाँ पे। वही बात करते हैं अनुच्छेद 315 की, तो ये आपकी जो सिविल सर्विसेज होती हैं उनका संबंध है आपका। ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो सही आंसर है होगा आपका क्या? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, अनुच्छेद 243 का के। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा अरब सागर से नहीं लगती? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए, आंसर निकालने के लिए आपको अरब सागर की स्थिति का पता होना चाहिए। तो मान के चलिए मैं थोड़ा सा आधा सा चित्र बना रहा हूँ भारत का। तो ये चित्र है भारत का, जिस तरफ आपका इधर है वो है अरेबियन सी। क्या है आपका? अरेबियन सी है। और इधर आपकी बे ऑफ बंगाल है। तो ये चीज़ आपको कंपलसरी है लर्न करना। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनकी स्थिति। तो यहाँ पर आपका गुजरात है, यहाँ आपका महाराष्ट्र हो जाता है, इधर आपका कर्नाटक है, और इधर आपका क्या है? केरल है। वही आपका छोटा सा क्या है? आपका एक गोवा राज्य है। और जबकि उड़ीसा कौन सी दिशा में? तो आपका यहाँ पर आपका उड़ीसा है। तो देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा राज्य की जो सीमा है वो अरेबियन सी से नहीं लगती। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949, 1955, 1969, 1980, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही आपने आरबीआई देखा तो आप 1935 ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है। अब बात कर लेते हैं आरबीआई की कि किसके तहत इसका स्थापना की गई थी। तो इसके एक्ट को लर्न करना है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई है। कब स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है आपकी 1 अप्रैल 1935 को। बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? मुंबई में है। अगर हम बात करते हैं इसके गवर्नर की, तो वो है आपके संजय मल्होत्रा।
अब ये बात तो हो गई आरबीआई के बारे में। बात कर लेते हैं जो आपकी अदर सन दे रखी है वो आपके इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा 1935 ईस्वी में स्थापना हुई है आपकी एसबीआई की। 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। वहीं आपके 1980 ईस्वी में 6 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था। इसलिए सारी डेट्स भी आपको याद रहना कंपलसरी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1949। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? कुलदीप यादव, रिंकू सिंह, भुवनेश्वर कुमार, उपरोक्त में से सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग क्रिकेटर्स के नाम दे रखे हैं। पूछा गया है कि कौन से खिलाड़ी का संबंध उत्तर प्रदेश से आपका नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है आपसे निगेटिव, तो आंसर भी निगेटिव ही देना पड़ेगा। क्योंकि कुलदीप यादव का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है। रिंकू का संबंध आपका उत्तर प्रदेश से, भुवनेश्वर कुमार का भी उत्तर प्रदेश से है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनका संबंध कहाँ से है। तो कुलदीप यादव का संबंध है आपके कानपुर से। वहीं रिंकू सिंह का संबंध है आपका अलीगढ़ से है। और आपके भुवनेश्वर कुमार का जो संबंध है उनका संबंध है आपके मेरठ से। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 80, 75, 76, 77, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्तमान में हो सकता है कि आपकी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर जो दे रखे हैं वो लास्ट ईयर के दे रखे हैं और आंसर आप गलत टिक के आ जाओ। लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, 76। क्यों 76 है वो भी समझ लीजिए। क्योंकि आपका जनवरी 2025 में आपका किसका आयोजन किया गया था? जनवरी 2025 में आयोजन किया गया था आपके महाकुंभ का। और जो महाकुंभ का आयोजन किया गया था, महाकुंभ नगरी के नाम से एक नया जिले की स्थापना की गई थी। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किस नाम से की गई थी? तो कुंभ नगरी के नाम से एक नए जिले की स्थापना की गई है। इसलिए आपके 76 जिले आते हैं और 76वां जिला है आपका देश। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अदर पॉलिटिकल चीज़ों की उत्तर प्रदेश के बारे में। तो टोटल मंडल की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो टोटल मंडल की संख्या आपकी 18 है। वहीं अगर हम नगर निगम की बात करते हैं तो कितनी है? तो 17 आपकी नगर निगम है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 76। महिला विश्व कप 2025 के अंतर्गत दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। वह किस जिले से बिलोंग करती हैं या फिर संबंधित हैं? कानपुर, लखनऊ, आगरा, मथुरा, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी SSC के अकॉर्डिंग। यहाँ पर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था उसमें दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। वो किस जिले से आपकी बिलोंग करती है या फिर संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आगरा जिले से बिलोंग करती हैं आपकी दीप्ति शर्मा। ध्यान रखिएगा ये भारतीय क्या है? आपकी एथलीट है, अर्थात आपकी क्रिकेटर है जो बिलोंग करती हैं आपके आगरा जिले से। इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज आपका चुना गया है। बात करते हैं भारत की महिला वर्ल्ड कप की। तो ध्यान रखिएगा भारत आपका विनर हुआ है, पहली बार हुआ है। क्या है आपका? विनर हुआ है, फर्स्ट टाइम महिला विश्व कप जीता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि उपविजेता टीम कौन सी रही है उसका नाम भी आपको याद रहना चाहिए। तो उपविजेता रही है आपकी साउथ अफ्रीका। एक एक चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है इस महिला विश्व कप से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, ध्यान रखिएगा। महिला विश्व कप में आपकी जो इंडियन कैप्टन है उनका नाम क्या है? क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छी कैप्टनसी की है इस बार 2025 में। तो वो है आपकी हरमनप्रीत कौर। क्या है आपकी? हरमन। अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे आंसर भी। जबकि प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुना गया था वो भी आपका इम्पोर्टेंट है फाइनल मैच में।
तो प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई थी आपकी शेफाली वर्मा। इनको भी आपको लर्न करना है। क्वेश्चन पूछा गया था किसके बारे में, पूछा गया था दीप्ति शर्मा के बारे में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आगरा जिले से ये बिलोंग करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा आपकी करता है। एक एक करके हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो किससे 4 राज्यों की सीमा साझा आपका करता है। सहारनपुर, आगरा, सोनभद्र या फिर गाजियाबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, सोनभद्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो अपने 4 राज्यों के साथ सीमा साझा आपका करता है। अब वो कौन कौन से राज्य हैं उनके एक एक करके नाम भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। तो ये आपका बॉर्डर साझा करता है बिहार के साथ में, ये बॉर्डर साझा करता है आपके झारखंड के साथ में, और ये साझा करता है आपके छत्तीसगढ़, और चौथा है आपका मध्य प्रदेश अर्थात आपका MP। अब देख लेते हैं जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं उनका। सहारनपुर आपके 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से आपका एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है आपका उत्तराखंड। इसी प्रकार आपका आगरा भी करता है। आगरा आपका किससे करता है, तो वो करता है आपके राजस्थान प्लस MP से। बात करते हैं गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद करता है आपका हरियाणा प्लस दिल्ली से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों की सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। चंडीगढ़, नई दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के साथ में एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा साझा करता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली आपके जो सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं उसके साथ में NCR कहते हैं हम। तो NCR के कितने ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, तो 7 जिला है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। ये कौन से डायरेक्शन में है उत्तर प्रदेश की, तो ये डायरेक्शन है आपकी पश्चिमी एरिया में। बात करते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश से एक UT आपका सीमा साझा करता है, वो आपका दिल्ली है। तो टोटल जो राज्य हैं वो कितने आपके सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ में, तो टोटल राज्य हैं आपके 8। कौन कौन से हैं एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रफली मैं क्या बना लेता हूँ, मैप बना लेता हूँ, जिससे कि आप इजीली इनको समझ पाओ। ये उत्तर प्रदेश का मान के चलना मैप है। तो यहाँ पर जो अलग अलग आपके राज्य हैं उनकी बात करते हैं। इधर आपके सीमा साझा करते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इधर आपके जो सीमा साझा करते हैं उनमें से एक है आपका हरियाणा, दूसरा है आपका दिल्ली। इधर इस मोड पे जो करते हैं वो है, एक है आपका MP, दूसरा है आपका राजस्थान। इस तरफ आप जाएंगे सोनभद्र की तरफ, तो वहाँ पर आपके 3 राज्य मिल जाते हैं, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये ऐसे राज्य हैं जो आपके उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। इनके साथ साथ आपका एक ऐसा देश भी है जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ, वो है आपका नेपाल। सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 2, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई कितनी है। 650 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 370 किलोमीटर, 490 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश की। बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं रफली यहाँ पर क्या है एक मैप बना लेता हूँ, जिससे आप इजीली समझ पाओ। मान के चलना कि ये क्या है, उत्तर प्रदेश का मैप है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर से दक्षिण, यानी ये क्या होगा, उत्तर होगा, ये आपका दक्षिण होगा, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो ये आपकी लंबाई पूछी गई है आपसे कि ये लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, ये लंबाई है आपकी 240 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करते हैं पूर्व से लेकर पश्चिम की, तो ये लंबाई है आपकी 650 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता का एकमात्र मंदिर स्थित है? अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता का एकमात्र मंदिर बना हुआ है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वाराणसी जिले में ये एकमात्र मंदिर बना हुआ है। बात कर लेते हैं वाराणसी की, ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये गंगा रिवर के किनारे पर आपका ये शहर आपका स्थित है। दुनिया के पुराने शहरों में से एक ऐसा ये माना जाता है। और यहाँ पर जो लर्न करने वाली चीज़ है वो और क्या क्या है? तो यहाँ पर आपका काशी विश्वनाथ का मंदिर आपको याद रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि अक्सर करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं काशी विश्वनाथ का मंदिर आपका कहाँ पर है? तो वो वाराणसी में है। वहीं बात करते हैं अयोध्या की, तो ये किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो ये आपकी सरयू नदी के किनारे आपकी बसी हुई है। प्रयागराज की बात करते हैं तो ये आपका गंगा और यमुना नदी के संगम पर आपका स्थित है। वही हम कानपुर की बात करते हैं तो ये गंगा नदी के किनारे पर है। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रत्येक वर्ष माघ मेले का आयोजन किया जाता है? प्रयागराज, कन्नौज, अयोध्या, वाराणसी। तो यहाँ पर बात करते हैं किसके? माघ मेले की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेलिब्रेट किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, प्रयागराज जिले में ये सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं प्रयागराज की, तो इसका पुराना नाम भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो वो है आपका इलाहाबाद। अब ये जो मेला है आपका माघ का मेला, वो कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये सर्दियों के मौसम में आपका सेलिब्रेट किया जाता है, जनवरी फरवरी के महीने में। ये चीज़ आपको कंपलसरी है याद करना। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, प्रयागराज में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? महुआ, चित्रकूट, बांदा, मिर्जापुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये महुआ नहीं है, महोबा है। क्या है आपका? महोबा है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, मिर्जापुर आपका बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। अब बात करते हैं सर ये बुंदेलखंड क्षेत्र क्या होता है? तो वो भी समझ लीजिए, मान के चलिए ये आपका क्या है? उत्तर प्रदेश का मैप है। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर स्थित है। तो ये जो दक्षिणी एरिया है इसका उत्तर प्रदेश का, जो कि किससे लगा हुआ है? एमपी राज्य से आपका लगा हुआ है। तो ये जो एरिया है आपका, इसे हम बुंदेलखंड का क्षेत्र कहते हैं, जिसमें टोटल कितने ज़िले आते हैं? तो ध्यान रखिएगा 7 ज़िले आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, जिसमें से आपका मिर्ज़ापुर नहीं आता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा जिला यमुना नदी के किनारे नहीं बसा? आगरा, मथुरा, नई दिल्ली, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे नहीं बसा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कानपुर। क्योंकि कानपुर जो बसा हुआ है वो किसके किनारे पर है? गंगा नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ है। अदर जो 3 दे रखे हैं, चाहे वो आगरा हो, मथुरा हो या नई दिल्ली हो, तीनों के तीनों यमुना नदी पर ही बसे हुए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार की स्थापना किस वर्ष की गई? 1984, 1988, 1987, 1990 या इनमें से कोई नहीं। ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1984 ईस्वी में आपके चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार की स्थापना की गई है। अब बात करते हैं ये आपका सर स्थित कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा ये स्थित है आपके उन्नाव शहर में। ये चीज़ आपके लिए कंपलसरी है कि उन्नाव शहर में ये स्थित है। बात कर लेते हैं इसका पुराना नाम क्या है? तो इसे हम नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ आपके लिए कंपलसरी हो जाती है, नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसकी 1984 ईस्वी में स्थापना की गई है। कहाँ पर? उन्नाव में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1।
जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? आगरा, एटा, महोबा, बलिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के बारे में बात की जा रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये पहले भी आ चुका है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो डायरेक्टली पूछा गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के बारे में। ये स्थित है ऑप्शन नंबर 4 बलिया जिले में। बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई थी 1991 ईस्वी में। अब बात करते हैं इसका सर एरिया कितना है? तो ध्यान रखिएगा एरिया कभी यार आपसे पूछ लिया जाता है। 34.13 किलोमीटर स्क्वायर में आपका ये बसा हुआ है। बात करते हैं इसके पुराने नेम के बारे में, ओल्ड नेम के बारे में, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे पूछ ले सुरह ताल के बारे में। किसके बारे में? सुरहा ताल के बारे में पूछ ले कि ये कहाँ पर है। तो ये भी स्थित है आपके बलिया में। इसका एक पुराना नाम है सुरहाताल पक्षी विहार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 बलिया जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित नहीं है? ताजमहल, अकबर टॉम्ब, बुलंद दरवाजा, विक्टोरिया महल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी इमारत है जो आगरा जिले में स्थित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 विक्टोरिया महल आपका उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में नहीं है। क्योंकि ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके कोलकाता में आपकी स्थित है। ये चीज़ आपको याद करनी है। बात कर लेते हैं एक एक करके ताजमहल की। तो ये कहाँ पर स्थित है? आगरा जिले में स्थित है, यमुना नदी के किनारे पर। किसके द्वारा इसे बनवाया गया है? तो मुग़ल शासक शाहजहाँ के द्वारा इसे बनवाया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अकबर टॉम्ब की बात करते हैं तो आपका आगरा में ही एक सिकंदरा नामक जगह पड़ती है। ये आपका वहाँ पर है, सिकंदरा टाउन में है। बुलंद दरवाजे की बात करते हैं तो आगरा में ही ये आपकी एक तहसील है फतेहपुर। क्या है आपकी? फतेहपुर तहसील है आपकी, फतेहपुर सीकरी जिसे हम कहते हैं। ये आपका वहाँ पर स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विक्टोरिया महल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित नहीं है। आगरा जिले की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा यमुना नदी के किनारे पर आपका ये बसा हुआ है। किसने इसकी स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की है। ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। इसके बारे में कब की गई है? ये डेट इम्पोर्टेंट है। तो 1504 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बाबर के मरने के बाद सर्वप्रथम उसकी अस्थियों को उत्तर प्रदेश के किस जिले में दफनाया गया था? आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, फिरोजाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं बाबर की कि बाबर के मरने के बाद सर्वप्रथम उसकी अस्थियों को कहाँ पर दफनाया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आगरा जिले में सर्वप्रथम दफनाया गया था। आगरा जिले में भी एक जगह का नाम याद कर लीजिएगा, आराम बाग। क्या याद कर लेंगे? आराम बाग जिले आपकी जो जगह है वहाँ पर इसे दफनाया गया था। लेकिन बाद में इसे कहाँ पर दफना दिया गया? तो इनकी इच्छा के अनुसार लाहौर में इन्हें दफनाया गया है बाद में। बात करते हैं बाबर की। तो बाबर मुग़ल शासक था आपका। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। कब की थी? तो आपकी 1526 ईस्वी में इसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की है भारत में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। पहला सम्राट था आपके मुग़ल का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? सचिव, प्रधान, लेखपाल, वार्ड मेंबर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार पंचायत यानी जो ग्राम पंचायत होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रधान आपकी इसकी अध्यक्षता करता है। बात करते हैं पंचायतों के गठन के बारे में। तो ये आपके कहाँ पर इसका प्रावधान दे रखा है? तो आर्टिकल नंबर 40 में दे रखा है। ग्राम सभा, राज्यसभा, ग्राम पंचायत के बारे में कहाँ पर आपका प्रावधान दे रखा है? तो आर्टिकल नंबर 243 भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ग्राम प्रधान ही आपकी पंचायत की अध्यक्षता करता है। प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन कई बार आपका UPSSC पूछ चुकी है। तो मिनिमम एज प्रधानी की होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष की, जबकि
वोटिंग की एज कितनी होती है, ये सभी को पता है कि 18 वर्ष होती है। वहीं अगर हम MLA MP की बात करते हैं, उनका चुनाव लड़ने की एज कितनी है, तो वो है आपकी 25 है आपकी। वहीं अगर आप MLC का चुनाव लड़ते हैं और MP का चुनाव लड़ते हैं राज्यसभा के लिए, तो वहाँ पर आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपकी 30 वर्ष चाहिए। वहीं अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, आपके उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपकी 35 चाहिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ ले। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता करता है प्रधान। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा समृद्ध है, पूर्वी, मध्य, पश्चिमी, बुंदेलखंड या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका UP से पूछ चुकी है। सबसे ज़्यादा जो समृद्ध क्षेत्र है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र आपका NCR से लगा हुआ है और यहाँ पर प्लस आपकी दिल्ली भी है और सबसे ज़्यादा आपका क्या है, इंडस्ट्री एरिया है। क्या है आपका, इंडस्ट्री एरिया है, इसलिए सबसे ज़्यादा आपका समृद्ध क्षेत्र है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई, ललितपुर, चित्रकूट, बहराइच, चंदौली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या पूछा गया है, महावीर स्वामी के बारे में पूछा गया है कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसकी स्थापना आपकी की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ललितपुर जिले में इसकी स्थापना की गई है। बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1977 ईस्वी में। जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका कितना एरिया में बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, एरिया है मात्र आपका 5.4 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव है, ये चीज़ आपके लिए याद करना कंपलसरी है। स्मॉलेस्ट आपका वन विहार है आपका। बात करते हैं ललितपुर के बारे में, तो ललितपुर आपका एक चीज़ के लिए और जाना जाता है, यूरेनियम प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए, यूरेनियम प्रोडक्शन आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहीं पर आपका किया जाता है, ललितपुर में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन 2 जिलों के मध्य चलाई गई थी, लखनऊ कानपुर, आगरा कानपुर, प्रयागराज कानपुर, प्रयागराज लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम आपकी रेलगाड़ी किन 2 जिलों के मध्य चलाई गई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, प्रयागराज और कानपुर के मध्य में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी 1953 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, देहरादून, भदोही, शामली, ललितपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे कंपलसरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका UP पूछ चुकी है जब SI का एग्जाम हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, देहरादून, क्योंकि देहरादून का संबंध किससे है, तो ये देहरादून का संबंध उत्तराखंड से है, वहाँ की ये राजधानी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 943, 912, 918, 922, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 912 उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। अब लिंगानुपात क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर होता है कि आपकी 912 लड़कियाँ हैं 1000 लड़कों पर, इसे हम लिंगानुपात कहते हैं। जबकि राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है, नेशनल रेशियो कितना है, तो ये ध्यान रखिएगा, नेशनल जो सेक्स रेशियो है वो आपका 943 है, लिंगानुपात है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं अदर चीज़ों के बारे में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है जो आपके यहाँ से आते ही आते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन वाइज कौन सा नंबर है आपका, तो पॉपुलेशन वाइज जो नंबर है उत्तर प्रदेश का वो भारत में फर्स्ट नंबर है। जबकि अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं तो कौन सा नंबर उत्तर प्रदेश का है, तो वो आपका 4th नंबर है। ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए।
तो इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त ईजिली हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो आपका संडे आने वाला है उसमें आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल की कुछ वीडियो हम अपडेटेड करेंगे, जो कि न्यू सिलेबस पर आपकी आधारित होंगी। तो आप हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यूपी SSC का ऑलरेडी जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वहाँ की डेट अनाउंस हो चुकी है, स्टेनो की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। और यह सीरीज़ आपकी टारगेटेड सीरीज़ है, कंपलसरी सीरीज़ है, तो ध्यान रखिएगा एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।